नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आज मैं आपको कैपिटल गेन आइटम में दिखाते कैसे प्रॉपर्टी का वो सिखाऊंगा। दोस्तों एक बात बताऊं आपको मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी इनकम टैक्स के केस लगते हैं ना मेरे पास जो आते हैं, 60% केस प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेके होते हैं। क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसका सोर्स बताओ। आपने प्रॉपर्टी बेची, उसका कैपिटल गेन नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटीआर के अंदर सही से कैपिटल गेन टैक्स दिखाना। 4 कंपोनेंट है, सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कोई है तो, और एग्जम्पशंस। मोटा मोटा ये आता है। लेकिन इसमें कितनी बारीकियां हैं, जब इनकम टैक्स में केस लगता है धज्जा उड़ जाती है। वो पूछता है ये वो। जनरली हम फोन पे पूछ लेते हैं या पेपर में चेक कर लेते हैं मोटा मोटा कि क्या वैल्यू आ रही है। हम फिगर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन उसके लीगल इम्प्लीकेशन पे। कैसे, आज की वीडियो में बताता हूँ। आखिरी तो देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको आखिर देखने में। चलिए एक एक करके बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट, सबसे पहले आती है सेल वैल्यू। मैं क्या ध्यान रखता हूँ, सेल वैल्यू जब हम बात करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी बेची है, उसकी सेल वैल्यू कैसे लूँ मैं। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को ध्यान रखें कि बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा आया हुआ है, ये जरूर चेक कर लें। ऐसे की कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट में किसी ने बैंक स्टेटमेंट को बेस बना लिया, उसमें 10 लाख आया था, वो ले लिया, रजिस्ट्री कॉपी ली नहीं। रजिस्ट्री में 50 लाख लिखा था, बाकी पैसा किसी और के थ्रू डायरेक्ट चला गया या फैमिली में चला गया। एक दिक्कत ये है। तो रजिस्ट्री की वैल्यू जो चेक कर लें, जो रजिस्ट्री का सर्कल रेट है वो, और पैसा कितना है रिकनसाइल कर लें। बेस रहेगा आपका रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में जो अमाउंट लिखा है वही माना जाएगा। बैंक में पैसा आया नहीं आया ऐसे के कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और के चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक स्टेटमेंट को कभी भी बेस ना बनाए, लेकिन रिकनसाइल कर लें कि हाँ इतना पैसा बैंक स्टेटमेंट में आया हुआ है सेल वैल्यू पे। एक है सर्कल रेट। कई बार मैंने देखा है कि 50 लाख लिखा हुआ है, 50 लाख आया, मैंने 50 लाख ले लिया। सर्कल रेट लिखा हुआ 80 लाख रुपए, तो आपको फिर सेल वैल्यू डीम्ड 80 लाख माननी पड़ेगी अगर 10% का वेरिएशन नहीं है। एक बार चेक कर लो, एसएससी को बता दो कि भाई तू फंस जाएगा, तूने 50 लाख में बेची है, सर्कल रेट 80 लाख का, मैंने सर्कल रेट चेक करा है, दिक्कत हो गई इसको इस चीज की, बता दो। मानता ठीक है, नहीं मानेगा सिक्योरिटी में केस लगेगा, तब देखेगा, आपका इल्जाम नहीं आएगा। कैश डिपॉजिट जरूर पूछ लीजिए उससे। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है, उसके बैंक स्टेटमेंट को मैं पूछता जरूर हूँ, चेक भी करता हूँ कहीं कैश डिपॉजिट तो नहीं है, ताकि उसका ट्रीटमेंट उसे बता सकें। एक ओनरशिप जरूर चेक कर लें। बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों, कई बार 26 एस में पूरा टीडीएस कट जाता है पार्टी का। 2 पार्टी हस्बैंड वाइफ, किसी ने एक का काट लिया, 26 एस में दिख रहा है 1 करोड़ का, आईटीआर भी 1 करोड़ से भर दी, इन्वेस्टमेंट भी उसी के नाम दिखा दी। भैया अभी चेक कर लो कि ज्वाइंट में तो नहीं है। अगर रजिस्ट्री ज्वाइंट में है तो दोनों के नाम पे आधा आधा आएगा। अगर 1 करोड़ भी है, हो सकता है 1 करोड़ के ऊपर हस्बैंड के ऊपर पूरा टीडीएस कट गया हो, पैसा भी पूरा पूरा हस्बैंड ने ले लिया हो, वाइफ के पास कुछ भी नहीं गया, उसके 26 केस में भी नहीं दिख रहा, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है टीडीएस भी ना कट रहा हो। लेकिन अगर रजिस्ट्री ज्वाइंट हुई है तो दोनों इक्वल शेयर हैं इन द आइज ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से। दोनों को आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, दोनों की एग्जम्पशन अलग अलग लेनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत है। इग्नोर टीआईएस और 26 कई बार अभी बताया ना मैंने, हस्बैंड के नाम पे केस जितने भी फैक्ट हैं सारे एक्चुअल केस वाले हैं। हस्बैंड के नाम पे 1 करोड़ था, उसने सेल दिखा दी, हस्बैंड के नाम पे एग्जम्पशन दिखा दी, वाइफ का केस लग गया कि आपने प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख रुपए की, आपने कहाँ दिखाया है। फिर वो कहती फिर मेरे हस्बैंड ने दिखा दिया। भाई हस्बैंड से क्या मतलब, आप इनकम टैक्स के लिए अलग असेसी हो। तो टीआईएस 26 में क्या आ रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए, रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल चेक कर लीजिए और प्लस कमर्शियल। एक केस ऐसा भी आया मेरे पास जिसमें उसने बोला मैंने घर बेचा है, मैंने जब रजिस्ट्री मंगवाई उसमें फोटो लगी हुई थी, ऊपर घर था नीचे शॉप थी, तो नीचे क्या हो गया कमर्शियल हो गया। तो आप पे भी 2 सेक्शन लगाने पड़े, 54 की अलग, 54F की अलग। तो रजिस्ट्री के पेपर चेक कर लें कि पूरा पूरा रेसिडेंशियल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ताकि एग्जम्पशन किसमें लेनी है। उसमें उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी कुछ तो रेसिडेंशियल पे करी थी, कुछ पे करी थी कमर्शियल पे, लिखा हुआ था उसके अंदर कितना एरिया कमर्शियल है। तो मुझे तो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर 2 एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी ना। देखा, छोटी सी चीज़ है, उसका अगर केस लग जाता तो फंस जाता वो। सेल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट, किस डेट को आपकी सेल हुई है वो जरूरी है। किसी लोगों का 31 मार्च में ही सारा पैसा आ गया, रजिस्ट्री हो रही है आज अप्रैल में, टीडीएस भी कट गया मार्च में, तो उसकी सेल वैल्यू कब मानी जाएगी, इस साल जब रजिस्ट्री हुई है। पैसा आ जाना रजिस्ट्री की डेट नहीं है। कई लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा आ गया, हमने तो इन्वेस्टमेंट भी कर दिया पिछले साल में, सिर्फ रजिस्ट्री इस साल हुई है, क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कब दिखाना है, फैक्ट टू फैक्ट बेस है। क्या पैसा आ गया तब दिखाना है, पोसेशन आ गया तब दिखाना है, या रजिस्ट्री हुई है तब दिखाना है। हर चीज़ का डिसीजन फैक्ट बेस है, लेकिन चेक जरूर करनी है।
सेल वैल्यू आपकी इससे कंफर्म होगी। सोचिए, छोटी सी एक सेल वैल्यू है, कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट इतने फीस देते भी नहीं आईटीआई भरने की, मैं क्यों देखूँ। मैं समझता हूँ चीज़ों को भी, ये प्रॉब्लम है। ऐसी अच्छी फीस देगा, अच्छा काम होगा, आगे से फ़ायदा मिलेगा। लाइफ में कितनी बार प्रॉपर्टी बेचते हैं हम, 2 या 3 बार, ज़्यादा तो भरवा लेंगे किसी बाहर 5-10 हज़ार रुपये की, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एक आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है और आपका काम भी अच्छा हो जाता है। फिर आते हैं ब्रोकरेज पे, ये भी माइनस होती है। ब्रोकरेज तभी माइनस करें जब आपके पास उसका बिल हो, जो 99.99% किसी के पास होता ही नहीं है, और आपने ऑनलाइन पेमेंट करी हो, या आप कहते हो मैंने कैश में पेमेंट करी है, तो बैंक से कैश विड्रॉ होना चाहिए। बैंक से कैश विड्रॉ होना चाहिए और वो रिसीव भी कैश रिसीव करे कि यस कैश रिसीव, बहुत जरूरी है ये होना। अदरवाइज आप ब्रोकरेज की डिडक्शंस ना लें। तुक्का भेड़ी फोन बोलते हैं ब्रोकरेज कितने, हाँ पे करिए, मैंने 81,000 रुपये करी है। भैया 81,000 रुपये, कई बार वो 2 नंबर का कैश मिलता है प्रॉपर्टी में, तो वो 2 नंबर कैश दे देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट सी एडवोकेट उसको ले लेते हैं आईटीआर में फ़ोन पे बात करने पे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, असेसी भी और जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो भी। मुझे पता है बहुत लंबा काम हो रहा है, 500 रुपये की आईटीआर में क्या क्या भरोगे, क्या क्या दिखाओगे। देखो नॉलेज शेयर करना जरूरी है, क्लाइंट को जागरूक करना जरूरी है, क्लाइंट को बता दीजिए, फिर क्लाइंट की चॉइस है, करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, जब केस लगेगा तो ज़्यादा पैसे देगा। अब आता हूँ कॉस्ट पे। जब मैंने खरीदी होगी उस डेट की रजिस्ट्री मंगा लीजिए, उसमें देखिए कॉस्ट कितने पे खरीदा है उसने। बहुत बार दिक्कत है, स्टैम्प ड्यूटी पहले अलग देते थे, पेमेंट अलग देते थे, चेक कर लें कि पेमेंट कितनी करी हुई है। कई बार लोग सर्कल उठा लेते हैं। एक केस मेरे पास आया था, 50 लाख उसने पे करा था, उसका सर्कल उस समय 80 लाख रुपये था, तो उसने आईटीआर 80 लाख से भरी हुई थी। कह रहा है 80 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी, मैंने वो देख लिया, कह रहा है मैंने तो पे 50 लाख करे हुए। तो जो पे करा एक्चुअल में वो आएगा, सर्कलेट नहीं। प्लस में स्टैम्प ड्यूटी ऐड कर लें, ज़्यादातर लोग ऐड कर लेते हैं, कई लोग भूल भी जाते हैं, और अदर चार्जेस भी होते हैं, बहुत सारे उसमें लिखे होते हैं रजिस्ट्री में, वो भी ले लें। इंस्टॉलमेंट में ध्यान रखें दोस्तों। अभी एक केस हो रहा था नोएडा वाला, 5 साल पहले बुकिंग करा रखी थी, रजिस्ट्री उसकी बाद में हुई। उसने रजिस्ट्री पेपर मंगाया, उसने रजिस्ट्री में देखा अच्छा 98 लाख रुपए लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई थी 2011 की डेट लिखी, सॉरी 2017 की डेट लिखी हुई थी उसके अंदर। तो उसने 2017 से ही इंडेक्स लगा दिया। जब वो केस मेरे पास आया, मैं देखा यार बुकिंग तो 2011 की हुई पड़ी है, 11, 12, 13, 14, 15 में पैसे दिए हुए उसने। तो हर साल का इंडेक्स होगा अलग अलग, ये नहीं है कि रजिस्ट्री हुई 2017 में 98 लाख की तो वहाँ से इंडेक्स ले लिया, वो गलत है। इंस्टॉलमेंट का ध्यान रखना है। डेट ऑफ परचेज कौन सी होगी, पोसेशन की डेट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट या रजिस्ट्री की। जैसे सेल में ध्यान रखना है, ऐसे इसमें भी। जैसे इंस्टॉलमेंट में क्या ध्यान रखना है, जब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी थी वहाँ से मेरा काउंट होगा परचेज की, जब मेरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन इंडेक्स मेरा इंस्टॉलमेंट वाइज निकलेगा, तब जाके मेरी पूरी कॉस्ट आएगी। हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंस्टॉलमेंट में। ये आपकी हो गई कॉस्ट निकल के माइनस कर दी मैंने। हो सकता है आपका इम्प्रूवमेंट भी हो, आपने कभी घर बनाया हो, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट मैटर है। लोगों के पास ना तो बिल होते, ना मैप होते, कुछ नहीं होता। ऐसे केस में क्या करना है बताऊंगा वो भी। किस साल इंप्रूवमेंट हुई है वो चेक कर लें। कई लोग कहते हैं सर 2002 की दिखा दो ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कौन देख रहा है कौन जा रहा है। इनकम टैक्स वालों को सब पता है। आपके पास मैप है या नहीं वो देख लीजिए, आपके पास बिल अवेलेबल है या नहीं वो देख लीजिए। अगर नहीं है तो वैल्यूएशन जरूर करा लीजिए कि मैंने घर बनाया हुआ है, उसमें साथ में फोटो लगा दीजिए घर की। घर तो बना हुआ है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, लगाया मैंने पैसे, घर तो बना है एक्चुअल में। ऑनलाइन अगर पेमेंट रख सकते हो आप पीछे पुराने सालों की, बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए, या अभी 2-3 साल पहले कराई है तो वो बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए। जितनी पेमेंट है एक्चुअल में उतना ही डिडक्शन लीजिए, फालतू मत दिखाइए। हो सकता है आपने खर्चा करा हो। ज़्यादातर लोग कैश कर देते हैं, जो 2 नंबर का आता है 2000 से, बिल नहीं लेने, लेकिन दिक्कत आती है इनकम टैक्स में। अगर कैश विड्रॉ कराए तो वो भी संभाल के रख लीजिए। बैंक स्टेटमेंट जरूर रख लीजिए, बिल नहीं है, कम से कम बैंक स्टेटमेंट तो है और घर बना हुआ है। 2 चीज़ें अगर हो गई हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वेरीफाई हो जाती है। बिल रख लीजिए, बिल रख तो किसी का तो बहुत अच्छा है। फिर आते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी ध्यान रखना है। एक मेरे पास केस आया, उसने मुझे भेज दिया अपना रेसिडेंशियल हाउस की रजिस्ट्री, मैंने देखी, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया उसमें। फिर मैंने उसकी जब आईटीआर बनने लगा, मैं देखा उसका पिछली बार टैक्स आउट हुआ है। मैंने जब बैलेंस शीट डाउनलोड करी तो उसमें देखा उसने वो ऑफिस पे डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। रेसिडेंशियल हाउस था, ऑफिस था, उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में दिखा रखा है और उस पर डेप्रिसिएशन भी ले रहा है। जब वो डेप्रिसिएशन ले रहा था तो इसका मतलब उस पर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये रहा, ये आएगा। तो चेक कर लें कि वो पर्सनल एसेट्स से पूछ लें कि ये बिजनेस की है पर्सनल है, आपने कहीं इस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लिया हुआ। अगर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है तो उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक चीज़ से पूरी चीज़ चेंज हो गई आईटीआर फाइल करते वक्त।
मैंने भी नहीं पूछा था, मैं भूल गया उससे ही वक्त, लेकिन जब मैंने ITR फाइल की देखा टैक्स हुआ हुआ था, तो उसके अंदर वो असेट्स दिखा रखी थी उसने। फिर जब मैंने पूछा तो कह रहा हाँ है, मुझे तो पता नहीं था जी, मैंने भेज दी है। फिर थोड़ा परेशान भी हुआ कि इतना टैक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले चुका है, तो जरूर पूछना उससे ये चीज़ भी। अब लास्ट है, आपने सेल निकाल ली, ब्रोकरेज माइनस कर दी, कॉस्ट माइनस कर दी, इंप्रूवमेंट माइनस कर दी, आप पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी आ गया। अब आपको टैक्स एग्जम्पशन का ध्यान रखना है कि मैंने किस सेक्शन में टैक्स की एग्जम्पशन ले रहा हूँ। सेक्शन 54 से 54 FBA और दूसरे भी सेक्शन हैं। जैसे मैंने शॉप वाला एग्जाम्पल बताया, मेरे पास केस आया था, मैंने उसकी 2 कैलकुलेशन करी, एरिया को डिवाइड करा, टोटल प्राइस को भी डिवाइड करा, 54 और 54F दोनों को अलग अलग कंपोजिशन बनाई, दोनों को अलग अलग आइटम में डाला। ध्यान से ये चेक कर ले कि कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है। जिस सेक्शन में एग्जाम्पशन ले रहे हो आप उसे एक बार जरूर पढ़ लें और डाटा से मैच कर लें कि भैया 1 साल पहले था, 2 साल बाद में था, कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाए नहीं खुलवाए, सब चीज़ चेक कर लें। कैपिटल गेन अकाउंट की स्टेटमेंट जरूर ले लें, कंफर्म कर लें अमाउंट। अभी मेरे पास एक केस आया, उसके मैंने कंप्यूटेशन बनाई, उसने कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर 23 लाख रुपए जमा होने बोला, सर कैपिटल गेन अकाउंट खुला के ना मैंने जमा कर दिया 23 लाख रुपए, ये भी कंप्यूटेशन कहीं से बनवाई होगी, उसने मुझे भेज दी। मैंने उससे कहा 23 लाख जो जमा कराया ना, एक बार मुझे कैपिटल गेन की स्टेटमेंट भेज दे। उसने मुझे स्टेटमेंट भी भेज दी। जब मैं देखा तो उसमें सिर्फ 50,000 रुपये थे। मैंने कहा सर वो जमा जो कराया 23 लाख रुपये उसकी स्टेटमेंट दो। कहा सर वो जमा कराऊंगा, आप जमा कर दो मेरे अकाउंट नहीं कि ITR, वो मैं जमा कराऊंगा, अभी टाइम नहीं मिले, जाना है मेरे को। वो कहीं वो रहता था, अकाउंट कहीं खुलवाया था। मैंने उसको समझाया कि जब तक आप ये जमा नहीं कर दोगे मैं ITR नहीं भर सकता। ITR भरने से पहले पहले जमा करना जरूरी है। तो उसने कहा, उसने तो मुझसे कहा नहीं पहले वाले ने, तो उसने कहा कि हाँ ITR भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि जब कभी भी कैपिटल गेन अकाउंट कोई खोलना है तो आप उससे स्टेटमेंट मांग के कंफर्म कर लें कि उसने जमा कराया नहीं कराया। अगर आप पहले ITR भर दोगे तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ब्रेकअप है कैपिटल गेन का, किस क्वार्टर में हुआ है वो जरूर डाल दें, इंपॉर्टेंट है। कल को जब असेसमेंट होगा तो आप पे सही कैलकुलेशन आए, सही क्वार्टर जाए, ताकि टैक्स भी सही निकाले। कितना ध्यान रखना पड़ता है देखा आपने एक ITR भरते वक्त, ताकि असेसी का फ़ायदा हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। कोई क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर ईमेल ID दोनों मैंने दी हुई हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ITR का टाइम आ गया है। मैं हर हफ्ते, मेरी कोशिश है कि शाम को लाइव आ जाऊँ, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है ITR से रिलेटेड वो मैं आपको बता सकूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और 1 टाइम भी है। तो जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।